हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेक एसएसबी मॉक्स। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, ठीक होंगे। मेरा नाम है आकिब रसूल। तो आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साइंस का, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिसके वो डिस्कस करेंगे। जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स हुए हैं, चाहे वो नेशनल लेवल के हो या स्टेट लेवल के, जेके एसएसबी या एसएससी के एग्ज़ाम हो, जितने भी इस टॉपिक के रिलेटेड उन एग्जाम्स में क्वेश्चन आए होंगे, वो हम एक एक करके इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कौन सा यूनिट है आज का? ये वो है एनवायरनमेंट, पोल्यूशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन डेप्लीशन। और ये यूनिट आपके जेके एसएसबी सुपरवाइजर एंड अदर एग्जाम्स, यानी कि जेके एसएसबी के जितने भी बाकी एग्जाम्स हैं, फॉरेस्टर है या जूनियर असिस्टेंट है या पटवारी है, उन सब एग्जाम्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो यहाँ पे हम एक एक करके हर एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन भी हम यहाँ पे आपको देंगे हर किसी क्वेश्चन की। तो यहाँ पे जो आपके थ्योरी के कंसेप्ट जो है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको हमारी ये लेक्चर सीरीज़ पसंद आ रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं ये लेक्चर्स, तो आप प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि हर एक स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर। जो आपके बाकी यूनिट्स हैं, उनके भी हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। उनके लेक्चर्स भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, वो आप देख सकते हैं अगर आपने वो अभी तक नहीं देखे, ठीक है। तो टोटल हमने यहाँ पे 75 क्वेश्चन लाए हैं। तो आज के इस सेशन में मतलब 25 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बाकी के क्वेश्चन हम सेशन नंबर सेकंड में यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज का सेशन स्टार्ट। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओब्लिक और द कॉजेज फॉर एसिड रेन। तो हमें बताना है इनमें से, इन ऑप्शंस में से कौन से काजेज हैं किसके लिए फॉर एसिड रेन, यानी कि किन की वजह से एसिड रेन बन जाता है। पहली ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? ओनली ए। ऑप्शन नंबर बी इज बोथ 1 and 4। ऑप्शन नंबर सी इज बोथ 1 and 3। ऑप्शन नंबर डी इज 1, 3 and 4। तो हमें बताना है यहाँ पे जो एसिड रेन है, इसके काजेस क्या है, यानी कि किन गैसेस की वजह से ये बन जाता है, ठीक। तो अगर हम यहाँ पे एसिड रेन की बात करेंगे, देखिए, हम यहाँ पे एसिड रेन का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, जो एसिड रेन है, ये होता है किसकी वजह से? एक तो सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2, और किसकी वजह से होता है? और N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। SO2 और N2O। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर यहाँ पे सेकंड, यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड 1 and 2। तो यहाँ पे ये थोड़ी गड़बड़ हुई है। यहाँ पे एक्चुअली 1 and 3 नहीं, 1 and 2 है, यहाँ पे 1 and 2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 and 3 नहीं है, मिस्टेक हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? 1 and 2। तो बोथ 1 and 2। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे SO2 और N2O की, सल्फर ऑक्साइड डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड की, देखिए, जब ये किस में चले जाते हैं? एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, एयर में चले जाते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? SO2 और N2O, ये यहाँ पे रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन करते हैं किसके साथ? रिएक्ट विथ वाटर एंड ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं यहाँ पे। और उसके बाद ये फॉर्म करते हैं एक तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और क्या यहाँ पे फॉर्म करते हैं? नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, नाइट्रिक एसिड। इसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और इसको बोलते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड। ये आपको याद रखना है। तो ये दोनों क्या एसिड्स हैं? देखिए, जो SO2 है, ये क्या करता है? ये जब ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है, ये फॉर्म करता है यहाँ पे H2SO4। और जब N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड रिएक्ट करता है किसके साथ? वाटर एंड ऑक्सीजन के साथ, तो ये यहाँ पे बनाता है नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3, ठीक है। तो अगर हम इनका सोर्सेज की बात करेंगे, SO2 की सोर्स की बात हम करेंगे, देखिए, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है आपके एनवायरनमेंट का जो आपका यूनिट है, उसमें हमने ये डिस्कस किया है। तो SO2 का जो मेन सोर्स है वो है थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट। और थर्मल पावर प्लांट में हम जो फ्यूल यूज़ करते हैं वो क्या होता है? वो होता है कोल। तो कोल जो है, कोल जब यहाँ पे वर्न होता है किसमें? थर्मल पावर प्लांट है, तो यहाँ पे कौन सा पोल्यूटेंट रिलीज होता है?
वो होता है SO2। और इसी SO2 के कारण फिर यहाँ पे यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है और यहाँ पे एसिड रेन फिर बन जाता है, ठीक है। और N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड की अगर हम बात करेंगे, इसका जो सोर्स है वो है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स देखिए, और भी बहुत सारे यहाँ पे सोर्स हैं इनके, लेकिन मेन जो है वो है ऑटोमोबाइल्स। और SO2 का क्या है, ये है थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। देखिए अगर हम यहाँ पे पीएच वैल्यू की बात करेंगे, पीएच वैल्यू ऑफ पीएच वैल्यू ऑफ यहाँ पे हम अगर देखेंगे जो रेन वाटर होता है, पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर, वो क्या होता है, उसका वैल्यू होता है इन बिटवीन 5.0 टू 5.5, या आप यहाँ पे कह सकते हैं 5.7 भी हो सकता है, यानी कि 5.0 टू 5.5 या 5.7। और अगर हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे, एसिड रेन की बात करेंगे, एसिड रेन का पीएच वैल्यू जो है वो होता है किसके बराबर, 4.5, या टिपिकली क्या होता है, टिपिकली होता है 4.0, टिपिकली ये 4.0 होता है या 4.5 इसका क्या होता है पीएच वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इसका जो पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर है यानी कि प्योर रेन वाटर है वो है 5.0 टू 5.5 या 5.7। और जो एसिड रेन का पीएच वैल्यू है वो होता है कि इसके बराबर, वो है 4.5 या 4.0 के बराबर, ठीक। देखिए अब अगर यहाँ पे हम एसिड रेन की बात करेंगे, ये वर्ड किसने दिया है, ये वर्ड दिया है रॉबर्ट रॉबर्ट एंगस स्मिथ। ये आपको यहाँ पे याद रखना है, रॉबर्ट एंगस स्मिथ। इसने क्या दिया है, इसने ये टर्म दी है किसकी, एसिड रेन की। जो एसिड रेन वर्ड है ये दिया है रॉबर्ट एंगस स्मिथ की। देखिए अब अगर हम यहाँ पे रिएक्शन की बात करेंगे, रिएक्शन हम क्या हो जाती है यहाँ पे, SO2 प्लस O2 प्लस वाटर, इट गिव्स H2SO4, ठीक है। और अब अगर यहाँ पे SO2 के बदले क्या होगा, N2 यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, वो कहाँ किसे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन प्लस वाटर, एंड इट गिव्स HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये दो रिएक्शंस हो जाती हैं यहाँ पे, ठीक। एक तो बन जाता है हमारा H2SO4, और दूसरा जो यहाँ पे एसिड बन जाता है वो कौन सा है, वो है HNO3, ठीक है। देखिए अब अगर यहाँ पे हम इफेक्ट्स की बात करेंगे, यानी कि इससे क्या क्या नुकसान हो जाते हैं, तो पहला इफेक्ट है यहाँ पे इसका, इट वॉशेस अवे ऑल दी न्यूट्रेंट्स, वॉशेस ऑल न्यूट्रेंट्स, यानी कि जो भी सॉइल में न्यूट्रेंट्स होते हैं वो वॉश आउट यहाँ पे हो जाते हैं। और दूसरा क्या है, इट इज़ हार्मफुल टू एग्रीकल्चर, हार्मफुल टू एग्रीकल्चर एंड प्लांट्स, इनके लिए भी क्या होता है, हार्मफुल रहता है। और अगर हम यहाँ पे थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉइंट नंबर थर्ड, करोजन ऑफ वाटर पाइप्स। और जब यही वाटर किन के थ्रू चलता है, फिर पाइप्स के थ्रू जाता है, तो यहाँ पे क्या है, हो जाता है फिर यहाँ पे करोजन भी हो जाता है। और पॉइंट नंबर 4 क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट डैमेजेस बिल्डिंग्स या मोनूमेंट्स। देखिए आपने ताजमहल की जो ये बात सुनी होगी, जो ताजमहल है वो कहाँ पे, वो है आगरा में। और यहाँ पे क्या होता है, वो आगरा, अगर देखिए अगर हम आगरा की बात करेंगे, आगरा कहाँ पे है, ये यूपी में आता है। और ये क्या है, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया होने के वजह से यहाँ पे SO2 ज़्यादा रिलीज हो जाता है, ठीक। SO2 और NO2 दोनों यहाँ पे क्या हो जाते हैं, या N2O, ये क्या हो जाते हैं यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं। देखिए अगर हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, ताजमहल की, ताजमहल किनका बना है, ताजमहल बना है मार्बल का। देखिए अगर हम मार्बल की बात करेंगे, मार्बल क्या होता है, मार्बल होता है एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। और जब ये एसिड रेन किस पे गिरता है, फिर इस ताजमहल पे गिरता है, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है, देखिए कार यानी कि CaCO3 प्लस H2SO4, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है CaSO4 यानी कि कैल्शियम सल्फेट, प्लस बन जाता है यहाँ पे वाटर, प्लस बन जाता है यहाँ पे CO2। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो मार्बल जो है ये यहाँ पे मतलब इसके लेयर हो जाता है, इसमें बोलते हैं मार्बल कैंसर, ठीक है।
तो मार्बल कैंसर क्या है? इट इज़ द करोजन ऑफ मार्बल बिल्डिंग्स, ठीक है, या मोनूमेंट्स की अगर हम बात करेंगे इसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से, ठीक। तो ताजमहल एक एग्जांपल है किसकी, जो हम यहाँ पे हमने बात की, इट डैमेजेस बिल्डिंग्स एंड मोनूमेंट। तो ये सारी डिटेल थी किसकी, एसिड रेन की। तो आई होप ये सारा आपको समझ आया होगा, और कोई भी डाउट होगा इसके रिगार्डिंग तो आप प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज कॉल्ड द फिनोमेना व्हेन द रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड बाय द एटमॉस्फेयर इज री-रेडिएटेड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे हमें बताना इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, स्मॉग, न्यूटन इफेक्ट, डार्विन इफेक्ट या ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो क्या है, वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अभी हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये क्या होता है, ठीक। तो ये क्या है, ये एक फिनोमेना है, या हम कहेंगे एक प्रोसेस है, फिनोमेना या एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ग्रीन हाउस गैसेस, कुछ ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस, और ये गैसेस क्या करते हैं, ये करते हैं ट्रैप, ट्रैप क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं हीट, ठीक है। और इस हीट की वजह से क्या होता है फिर, जो हमारी अर्थ है ये क्या हो रहती है, ये रहती है वार्म, ठीक है। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक। और ये ग्रीन हाउस गैसेस ये कौन कौन से हैं, ये है वाटर वेपर्स, वाटर वेपर, इसी तरह है कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह मीथेन CH4, इसी तरह है ओजोन, ठीक है। ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। तो जो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे ज़्यादा एबंडेंट जो है, मोस्ट एबंडेंट ग्रीन हाउस गैस वो कौन सा है, वो है वाटर वेपर, ठीक है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद है CH4 यानी कि मीथेन, उसके बाद है ओजोन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये एक प्रोसेस फिनोमेना है जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप करते हैं किसको, जो एनर्जी सन से आती है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हमारी अर्थ है और यहाँ पे क्या है, ये है यहाँ पे सन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ, ये मैं देखिए सन से क्या आती है, सन से आ जाती है सोलर रेडिएशन, क्या आती है, सोलर सोलर रेडिएशन, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या होता है, देखिए यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, ठीक है, एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है, जो इसका पार्ट है, कुछ पार्ट सोलर रेडिएशन का वो चला जाता है वापस से, वो चला जाता है वापस, ठीक, यानी कि ये करता है एस्केप, ये एस्केप हो जाता है। और कुछ पार्ट जो है ये यहाँ तक जाता है, लेकिन जो ये ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं इसको क्या करते हैं, री रेडिएट टुवर्ड्स द अर्थ, यानी कि वापस करते हैं रेडिएट इसको कहाँ, अर्थ की तरफ, ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ तक गई तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट थे, और इन ग्रीन हाउस गैसेस ये देखिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन है, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो मैं ब्लू कलर के डॉट्स यहाँ पे डाल रहा हूँ, ठीक, ये मान लीजिए यहाँ पे है कि ग्रीन हाउस गैसेस। और ये ग्रीन हाउस गैसेस क्या कर रहे हैं, ये इनको री रेडिएट करते हैं, यानी कि इनको एस्केप नहीं होने दे रहा है किसको, इस रेडिएशन को, और इनको री रेडिएट करता है किसकी तरफ, अर्थ की तरफ वापस। और इस वजह से क्या होता है, जो हमारी अर्थ ये रहती है वार्म, क्या रहती है, ये वार्म रहती है, गर्म रहती है। देखिए अब अगर यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता, तो अर्थ जो एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ, एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ वो कितना होता, वो होता अबाउट -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक। तो अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड होता, तो यहाँ पे सारा क्या होता, आइस होता, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है, समझना है, ठीक। तो अब अगर हम इन वेव्स की देखिए, जो री रेडिएटिव वेव्स है ये कौन सी होती है, ये होती है IR यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन। और ये क्या होती है, ये होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन, कभी कभार इस पे क्वेश्चन आता है, ये क्या होती है, ये होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन। यानी ग्रीन हाउस की जो रेज होती है, वेव्स होती है, वो कौन सी वेव्स होती है, वो होती है लॉन्ग वेव रेडिएशन या IR यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन हम इनको कहते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, ये डिस्कवर किसने किया, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये डिस्कवर किया जॉन टिंडाल ने, जॉन टिंडाल ने डिस्कवर किया, कब किया, 1859 में, 1859 में इसने डिस्कवर किया, और इसने मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट जो दी, मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग। लेकिन इससे पहले हाइपोथेटिकल यानी कि हाइपोथेसिस कंसेप्ट भी आया था, वो किसने दिया था, वो दिया था जोसेफ फोरियर ने, जोसेफ फोरियर, जोसेफ फोरियर एक साइंटिस्ट थे, ये थे। तो इन्होंने क्या दिया, जोसेफ फोरियर ने कंसेप्ट दिया, हाइपोथेसाइज्ड कंसेप्ट दिया किसका, ग्रीन हाउस इफेक्ट का। लेकिन जो मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग है किसकी, ग्रीन हाउस इफेक्ट की, वो किसने दी, जॉन टिंडाल ने, ठीक। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ऑब्टेन ड्यू टू कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। तो अगर हम यहाँ पे कट डाउन करेंगे, क्या ट्रीज करेंगे कट डाउन, तो उसकी वजह से क्या होगा। ठीक, प्रोवाइडिंग मोर फ्रेश ऑक्सीजन। देखिए जब हम ट्रीज कट करेंगे तो वो कहाँ से मोर फ्रेश ऑक्सीजन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज रॉन्ग। प्रोवाइडिंग मोर प्योर वाटर, तो प्योर वाटर और इसके बीच में ये भी गलत है। काज ग्रीन हाउस इफेक्ट, काज इंक्रीज इन द रेन, तो इंक्रीज इन द रेन, तो रेन यहाँ पे इंक्रीज नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, काज ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो इसकी वजह से क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट यहाँ पे होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर किसका, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ठीक है, ग्रीन काज कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज काजेस ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, विच इज द मोस्ट abundant विच इज द मोस्ट एबंडेंटली फाउंड ग्रीन हाउस गैस। तो अभी मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड में, मोस्ट एबंडेंट ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, वो है वाटर वेपर। ठीक, वाटर वेपर इज द करेक्ट आंसर, या H2O। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके बाद है मीथेन CH4। ठीक, और इसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो ये सारे क्या है, ये सारे हैं ग्रीन हाउस गैसेज। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है, वाटर वेपर ये है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है, मीथेन ये भी है, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, ईथेन। ईथेन इज नॉट ए कार्बन ग्रीन हाउस गैस। ठीक, तो ईथेन यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर फाइव का ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। when did greenhouse effect discovered, when was greenhouse effect discovered। तो कब हुआ था ये हुआ था 1859। तो अभी मैंने आपको बता दिया 1859, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए जो हाइपोथेसाइज्ड कंसेप्ट था, किसने दिया था, जोसेफ फोरियर ने, वो उसने कब दिया, उसने दिया था 1824 में वो। ठीक है, 1824। लेकिन मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग जो थी किसकी, ग्रीन हाउस इफेक्ट की, वो कब आई थी, वो दी गई थी जॉन टिंडाल ने कब दिया था, 1859। तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, वाई द टेम्परेचर इनसाइड द कार इज मच वार्मर देन द आउटसाइड टेम्परेचर when the car that has been left parked in the sun for a couple of hours। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कार के इनसाइड टेम्परेचर है वो क्यों वार्मर होता है देन दी आउटसाइड टेम्परेचर। ठीक, जब when the car that has been left parked, जब हम पार्किंग में रखते हैं कोई कार इन द सन फॉर couple of hours। ठीक, तो अंदर जो कार के अंदर क्या होता है, वार्मर एयर क्यों प्रेजेंट होता है। ठीक, ड्यू टू एयर पोल्यूशन, ड्यू टू स्मॉग, ड्यू टू सडन क्लाइमेट चेंज, ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए यहाँ पे भी कौन सा इफेक्ट है, यहाँ पे भी है ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्यों, जो कार होती है यहाँ पे, कार के अंदर क्या, जो अंदर जाते सोलर रेडिएशन, वो यहाँ पे क्या हो जाती है, वो यहाँ पे ट्रैप हो जाती है, और इसकी वजह से यहाँ पे क्या है, जो टेम्परेचर है इंक्रीज हो जाता है, और यहाँ पे हमें वार्मर लगता है। ठीक, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो है डी, ड्यू टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर है क्वेश्चन नंबर पार्ट ऑप्शन नंबर डी। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट। तो क्वेश्चन नंबर एट क्या है यहाँ पे, ग्रीन हाउस इज मेड अप ऑफ, ग्रीन हाउस किसका बना होता है। ठीक, ब्रिक्स, गिलास, स्टील या कॉपर। तो ग्रीन हाउस इज मेड अप ऑफ गिलास। ठीक है, ग्रीन हाउस इज मेड अप ऑफ गिलास। जो आर्टिफिशियल जो हम बनाते हैं ग्रीन हाउस, तो ये किसका बना होता है, ये बना होता है गिलास का। ठीक, गिलास का क्यों, ताकि जो सोलर रेडिएशन है वो अंदर चली जाए। ठीक, देखिए फॉर एग्जांपल हम ये ब्रिक्स का बनाएंगे, हम अगर ये फॉर एग्जांपल ब्रिक्स का बनाएंगे, तो जो सोलर रेडिएशन है वो अंदर नहीं चली जाएगी। इसी तरह अगर स्टील या कॉपर की जाए, मतलब ये वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट यहाँ पे हो जाएगी, तो अंदर यहाँ पे सोलर रेडिएशन अंदर नहीं जाएंगे। ठीक, जब तक सोलर रेडिएशन अंदर नहीं जाएंगे तब तक ये एनर्जी जो है, ये हीट जो है ये ट्रैप नहीं हो जाएगी, तो यहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो फिनोमेना नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है गिलास, तो गिलास इज यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। When did the Kyoto Protocol entered into force? जो क्योटो प्रोटोकॉल है, when did it entered into force? ठीक है, ये बताना है 1997, 2000, 2005 या 2009। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे क्योटो प्रोटोकॉल की, ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, इंटरनेशनल ट्रीटी टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन। देखिए जो ग्रीन हाउस गैसेज का इमिशन है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है या इसी तरह मीथेन है, इनका जो इमिशन जो है वो रिड्यूस करना, ये कम करना। ठीक, तो इसी के लिए एक ट्रीटी लाई गई थी, इंटरनेशनल ट्रीटी, जिसको हम कहते हैं
क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक। और ये अडॉप्ट कहाँ पे की गई थी? क्योटो एक जगह है, क्योटो कहाँ पे? क्योटो इन जापान, ठीक है, क्योटो इन जापान। और कब लाई गई थी? 11 दिसंबर 1997, ठीक। और फोर्स में कब आई? एंड इट कैम इनटू फोर्स इन 2005, किस डेट पे? 16 फरवरी 2005। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? वो है 2005। देखिए यहाँ पे 1997 भी ऑप्शन प्रेजेंट है, ठीक। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो 11 दिसंबर में क्या है ये, मतलब लाया गया है, तो लेकिन इट केम इनटू फोर्स इन 2005, ठीक है। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा सा क्योटो प्रोटोकॉल के रिगार्डिंग था। तो किसके लिए ट्रीटी है? देखिए अक्सर अमूमन इस पे क्वेश्चन आता है कि ये ट्रीटी जो है ये किसके रिलेटेड है। तो इट इज़ रिलेटेड टू रिडक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? व्हेन डिड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल केम एंटर्ड इनटू फोर्स? तो अब यहाँ पे कौन सा एक और इंटरनेशनल ट्रीटी है, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये भी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। क्या है? इंटरनेशनल ट्रीटी। किसके रिलेटेड है? दैट बैन्स रिलीज ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग सब, यानी कि ओडीएस। ओडीएस का क्या मतलब है? उसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है कभी, ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंस। जो ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस होते हैं, तो इसी के रिलेटेड ये क्या इंटरनेशनल ट्रीटी है, टू बैन दीज ओजोन डिप्लीटिंग सबस्टेंसेस। किस लिए? टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखिए ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है, ये क्या करते हैं? ये ओजोन लेयर को क्या करते हैं? खत्म करते हैं। और ये ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये है स्ट्रेटोस्फीयर। और अगर हम इस ट्रीटी की बात करेंगे, ये कब लाई गई थी? 1987, 16 सितंबर 16 सितंबर 1987, एंड इट केम इनटू फोर्स इन 1989। तो 1989 में फोर्स में आ गया और लाया गया कब? ये 1987। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 16 सितंबर की बात करेंगे, तो इसी 16 सितंबर को हम कहते हैं ओजोन डे। इट इज सेलिब्रेटेड एज ओजोन डे। कौन? 16 सितंबर। तो 16 सितंबर क्या है? ये इसको सेलिब्रेट किया जाता है एज ओजोन डे, ठीक है। तो फोर्स में कब आया? 1989। और पहली बार कब लाया गया था ये? इट वाज एग्रीड ऑन 1987, ठीक। और इंडिया ने इसमें कब ज्वाइन किया? इंडिया ने ज्वाइन किया 1992 में। 1992 में किसने किया ज्वाइन? इंडिया ने ज्वाइन किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यानी ओडीएस, ये कौन कौन से हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए इसमें आते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आपको पता ही होगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बनस। इसी तरह हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन। ये एग्जांपल्स आपको याद रखनी क्योंकि इन पे क्वेश्चन आता है। हेलोनस, ये भी क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखिए अब अगर यहाँ पे ये फॉर एग्जाम्पल 4 यहाँ पे सब्सटेंसेस है, इनमें एक चीज कॉमन है। देखिए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यानी कि फ्लोरीन है इसमें, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन फ्लोरीन है। हेलोनस, इसमें भी क्या होते हैं? इनमें भी होते हैं क्लोरीन, फ्रोमीन, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ पे कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो क्लोराइड यहाँ पे, ठीक है। तो इनमें यही सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं, जो फिर क्या करते हैं? ये करते हैं डिग्रेड किसको? ये करते हैं डिग्रेड ओजोन को। तो कैसे करते हैं वो भी हम यहाँ पे समझेंगे, ठीक। तो देखिए जो यहाँ पे हमारा स्ट्रेटोस्फीयर होता है, स्ट्रेटोस्फीयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फीयर जो है ये लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें प्रेजेंट होता है ओजोन। और ये ओजोन क्या करता है? ये हमें प्रोटेक्ट करता है किसके अगेंस्ट? यूवी रेज। तो ये यूवी रेज को यहाँ पे स्टॉप करता है ताकि वो अर्थ की सरफेस तक ना पहुंचे। और अगर ये पहुंचेंगे तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाते हैं? फिर कैंसर होने का खतरा रहता है या म्यूटेशंस हो जाती है, ठीक। तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। अब अगर यहाँ पे हम सोर्सेज देखेंगे इन ओडीएस का, सोर्सेज क्या है? देखिए हर किसी ओडीएस यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, हेलोन है, हर एक का अपना अपना सोर्स यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक करके हम देखेंगे। देखिए अगर हम देखेंगे रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर इसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे एयर कंडीशनर, एसी, एयर कंडीशनर, एसी। इसी तरह एरोसॉल्स, एरोसॉल्स। इसी तरह फायर एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर।
ठीक है। इसी तरह बहुत सारी जो मतलब सोर्स है इनके। देखिए अगर हम देखेंगे रेफ्रिजरेटर किसका सोर्स है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है। इसी तरह एरोसोलस से भी क्या निकलता है, ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या एसी से भी यही चीज़ें निकलती हैं, मतलब कितनी खतरनाक ये होते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे करेंगे बात फायर एक्सटिंग्विशर्स, इसमें ये क्या रिलीज करते हैं, ये करते हैं रिलीज हेलोनस, ठीक है। ये क्या करते हैं रिलीज हेलोनस या HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे जो हैं ये क्या है, ये है सोर्सेज ऑफ दीज ODS, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं देखिए अगर हम यहाँ पे इसकी बात करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इनका एक और सोर्स है वो है फोम। तो फोम भी इनका सोर्स है, ठीक है। तो ये सारे क्या है सोर्स है, रेफ्रिजरेटर, AC, एरोसोलस, फायर एक्सटिंग्विशर, फोम, ये सारे क्या है, ये सारे हैं सोर्सेज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे ODS यानी कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे बात करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, इसमें क्या है, इसमें क्लोरीन है, ठीक। और जब इस पे ये यूवी रे पड़ जाती है, क्या पड़ जाती है, यूवी रे, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे ये ब्रेक अपार्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे हमें क्लोरीन मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या निकलता है, क्लोरीन। और ये क्लोरीन जो है ये, या देखिए अगर क्लोरीन होगा तो क्लोरीन निकलेगा, अगर ब्रोमीन होगा यहाँ पे प्रेजेंट तो ब्रोमीन ही निकलेगा। तो दोनों है यहाँ पे, ब्रोमीन या क्लोरीन। और जो ब्रोमीन है ये ज़्यादा इफेक्टिव है इन डिस्ट्रॉइंग दी, यानी क्लोरीन से ज़्यादा इफेक्टिव है इन डिस्ट्रॉइंग ओजोन लेयर। तो यहाँ पे क्या होता है, जो क्लोरीन होता है ये किसके साथ रिएक्ट करता है, O3 यानी कि ओजोन के साथ। और यहाँ पे हमें क्या होता है, हमें मिलता है यहाँ पे ClO प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन, यानी कि जो ओजोन है ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो ClO है, ClO ये फिर किसके साथ कनेक्ट मतलब रिएक्ट होता है, ऑक्सीजन के साथ। और यहाँ पे फिर मिलता है हमें क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। और ये क्लोरीन जो है ये फिर अगेन किसके साथ रिएक्ट करता है, O3 के साथ। और यहाँ पे हमें अगेन मिलता है ClO प्लस O2। और इसी तरह कंटिन्यूसली ये रिएक्शन मतलब कंटिन्यूसली हो जाती है, ठीक है। चेन रिएक्शन यहाँ पे बन जाती है। तो इस रेट पे यहाँ पे जो ओजोन है ये यहाँ पे इसकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो इतना खतरनाक होते हैं ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी कि हम अगर बात करेंगे ODS की, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो कब आया था, वो आया था 1989 में, यानी कि इट केम इनटू फोर्स इन 1989। और 1987 में ये पहली बार आया था। और फोर्स में कब आया फिर ये 1989, और कब 16 सितंबर। और 16 सितंबर ही हमारा क्या होता है, ओजोन डे। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। कोई भी डाउट होगा इसके रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस कंट्रोल्ड बाय द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन से मतलब सब्सटेंसेस है जो क्या करते हैं, डिप्लीट करते हैं हमारे ओजोन लेयर को, और जिनको मतलब क्या कंट्रोल करता है, कंट्रोल्ड बाय द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन, आइदर कार्बन और नाइट्रोजन। देखिए कार्बन और नाइट्रोजन ये नहीं है, आइदर क्लोरीन और कार्बन, क्लोरीन है बट कार्बन नहीं है। इसी तरह आइदर कार्बन और ब्रोमीन, कार्बन नहीं है बट ब्रोमीन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, आइदर क्लोरीन और ब्रोमीन। तो यही दो सब्सटेंसेस हैं, इनके एलिमेंट्स जो हमारे ओजोन लेयर को क्या करते हैं, डिप्लीट करते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वाई हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आर नो हार्म टू द ओजोन लेयर। देखिए अब एक और कैटेगरी यहाँ पे समझते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। वाई दे आर नो हार्म टू ओजोन लेयर, बिकॉज दे कंटेन क्लोरीन, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन क्लोरीन, बिकॉज दे कंटेन कार्बन, बिकॉज दे कंटेन नाइट्रोजन। देखिए मैंने अभी आपको बता दिया जो क्लोरीन और ब्रोमीन है यही दो एजेंट्स हैं, यानी कि यही दो सब्सटेंसेस हैं जो ओजोन को क्या करते हैं, हार्म करते हैं। देखिए अब अगर कोई सब्सटेंस है मतलब हम करेंगे यहाँ पे बात हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की, तो यहाँ पे क्या हाइड्रो है, फ्लोरोकार्बन। तो यहाँ पे क्या एब्सेंट है, यहाँ पे ना क्लोरीन है ना ब्रोमीन है, ठीक है। बिकॉज दे कंटेन क्लोरीन, ये गलत है, अगर उनमें क्लोरीन होता तो ये हार्म जरूर करते, बिकॉज दे डू नॉट कंटेन क्लोरीन। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरीन प्रेजेंट नहीं होता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विच अमेंडमेंट वाज एग्री टू फेज डाउन HFC यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन अंडर द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो अमेंडमेंट है किसका, यह है अमेंडमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा इनमें से बताना है, कौन सा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का क्या है एग्रीमेंट है, दैट वाज एग्री टू फेज डाउन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। पेरिस अमेंडमेंट, न्यूयॉर्क अमेंडमेंट, दिल्ली अमेंडमेंट, या किगाली अमेंडमेंट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, यानी कि किगाली अमेंडमेंट। तो ये अमेंडमेंट है किसका, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और कब लाया गया था, अक्टूबर 2016 में। तो ये डेट्स आपको याद रखनी, अक्टूबर 2016 में लाया गया। क्यों, टू रिड्यूस, यानी कि हम यहाँ पे बात करेंगे जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, हाइड्रोफ्लोरो
कार्बनस, इनकी जो प्रोडक्शन है वो 80 से 85% क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। इनकी जो क्या है प्रोडक्शन है वो रिड्यूस करने के लिए, यानी कि इनकी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन बाय 80 to 85%। ठीक है, देखिए अगर हम यहाँ पे HFCS यानी कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स की बात करेंगे, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, ये होते हैं यूज़ एक तो एयर कंडीशनर्स में एंड किन में, रेफ्रिजरेटर, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, लेकिन अब अगर हम यहाँ पे HFCs की बात करेंगे, ये वीक है, लेकिन क्या वीक देन जो हमारे क्या होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इनसे क्या होते हैं, इनसे ये बहुत ही वीक है। ठीक, तो यहाँ पे ये कैसे मतलब इफेक्ट करते हैं, देखिए ये एक्चुअल में जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो ये इसमें इंक्रीज करता है टेम्परेचर। तो इस टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से जो है जो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे हो जाती है वो स्पीड अप हो जाती है, यानी कि वो तेज़ हो जाती है, स्पीड अप। तो इन रिएक्शन को ये क्या करता है, स्पीड अप करता है। तो इस वजह से फिर क्या होता है जो हमारा ओजोन है वो डिप्लीट हो जाता है। ठीक है, और ये कब मतलब नासा ने कब मतलब इस पे रिसर्च किया था 2015 में, कि इसकी वजह से भी जो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स अगर ये मतलब 2050 तक ऐसे इमिटेड मतलब होते गए, रिलीज होते गए, तो ये भी जो है मास डिस्ट्रक्शन के लिए रीज़न बन सकता है। तो इसीलिए फिर 2016 में लाया गया फिर किगाली एग्रीमेंट, जिसमें जो एग्रीड किया गया था कि जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स है इनकी जो प्रोडक्शन है वो और कंजप्शन जो है वो रिड्यूस की जाए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किगाली एग्रीमेंट। नंबर 14 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्योटो प्रोटोकॉल, स्टेबलाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, प्रोटेक्टिंग द ओजोन लेयर फ्रॉम डिप्लीशन, reducing the chlorofluorocarbons and hydrofluorocarbons usage, increasing the greenhouse gases। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे देना, क्यों, क्योंकि हमने अभी ये ऑलरेडी किया है डिस्कस, तो इसका क्वेश्चन आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वाई ओजोन विद इन द अपर एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट। तो अपर एनवायरनमेंट में जो ओजोन प्रेजेंट है ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों है, बिकॉज इट प्रोवाइड्स रेन टू अर्थ, रॉन्ग है। इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम द सन's हार्मफुल यूवी रेडिएशंस, इट प्रोवाइड्स गुड एस्थेटिक व्यू टू द एटमॉस्फेयर, गलत है। इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ फ्रॉम फ्लड्स, गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशंस, कौन से रेडिएशंस, यूवी रेडिएशंस, और ये यूवी रेडिएशंस क्या होता है, स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है, स्किन कैंसर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, विच आर द फॉलोइंग इज अ थ्रेट टू द ओजोनोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर। तो इनमें से थ्रेट कौन सा है किसको, हमारे ओजोनोस्फीयर का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोनोस्फीयर का थ्रेट क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्यों, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, ये डिप्लीट करते हैं किसको, यानी कि डिस्ट्रक्ट करते हैं हमारे ओजोन को, यानी कि O3। और ओजोन में कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, O3, यानी कि 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट होते हैं। और ये क्वेश्चन आपके JKPSI में पूछा गया था, मतलब इतना इजी क्वेश्चन आपको पूछा गया था। ठीक है, तो कभी कभार जो ओजोन है ये किस में लेयर में प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटोस्फीयर में, इस पे भी अक्सर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजल्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से क्या होता है, इंक्रीज इन द ऑक्सीजन लेवल, इंक्रीज इन द नाइट्रोजन लेवल, इंक्रीज इन द फास्फोरस लेवल या इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। तो जो ओजोन लेयर डिप्लीशन जो है इसकी वजह से क्या हो जाता है, देखिए अगर हम यहाँ पे करेंगे बात डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर की, जब ओजोन लेयर क्या होता है, डिस्ट्रक्ट होता है, यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन लेयर, इससे क्या होता है, इससे जो वेजिटेशन है, वेजिटेशन इसको क्या होता है, इसको हार्म हो जाता है, यानी कि ये इस पे असर आ जाता है वेजिटेशन पे, हमारी वेजिटेशन, या हम अगर हम बात करेंगे प्लांट्स पे, या प्लांट्स की हम बात करेंगे, प्लांट्स और वेजिटेशन इस हार्म इफेक्ट पड़ जाता है। और अकॉर्डिंगली इससे क्या होता है, इससे जो फूड चेन यानी कि नेचर की फूड चेन और फूड वेब पे भी वो भी इफेक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पे क्या क्या, फूड चेन और फूड वेब, फूड चेन या फूड वेब, इस पे भी क्या पड़ जाता है, इस पे भी हार्मफुल इफेक्ट पड़ जाता है। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यानी वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है इंक्रीज हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है,
ड्यू टू डिक्रीज इन वेजिटेशन। क्यों? जब हमारी वेजिटेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो देखिए वेजिटेशन या प्लांट्स की क्या इनका क्या ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ये प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, यानी कि इनकी पॉपुलेशन जो है, ये वेजिटेशन जब हमारी खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी एटमॉस्फेयर में। क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स हैं ये अब उतना कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, तो यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी क्या है करेक्ट आंसर। तो रिजल्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन इज इंक्रीज इन द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। ये मैंने आपको समझाया कैसे, मतलब जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है ये कैसे इंक्रीज हो जाती है। देखिए ओजोन डिस्ट्रक्शन की वजह से क्या होगा, हार्मफुल इफेक्ट पड़ जाएगा किस पे, वेजिटेशन पे पड़ जाएगा और प्लांट्स पे पड़ जाएगा, और मतलब इंटरन ये किस पे फिर इफेक्ट पड़ जाएगा, मतलब हार्मफुल इफेक्ट किस पे, फूड चेन और फूड वेब में। और इस तरह से फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज जो है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इंक्रीज हो जाएगा किस में, हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, विच एटम रिलीज्ड फ्रॉम क्लोरोफ्लोरोकार्बन मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन फ्रॉम यूवी रेज। तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इनमें से कौन से मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन या एर्सेनिक। तो हमने अभी ये डिस्कस ऑलरेडी किया है, कौन सा है, क्लोरीन। ठीक है, तो कौन से मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिलीज होते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स यहाँ पे रिलीज होते हैं। और ये क्लोरीन जो है ये किसके साथ रिएक्ट करता है, O3 के साथ, ओजोन के साथ। यहाँ पे हमें फिर मिलता है ClO प्लस O2 यानी कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, और यही ClO फिर अगेन करता है किसके साथ, O के साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो फिर मिलता है हमें अगेन यहाँ पे क्या, एक तो क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन, और ये क्लोरीन इंटर फिर वापस ओजोन के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इस तरह ये एक चेन रिएक्शन बन जाती है। तो क्लोरीन क्या है, क्लोरीन यहाँ पे मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो यहाँ पे काम पूरा करता है। तो चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CFCS। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बनस, क्लोरोफ्लोरोकार्बनस, क्लोरीन फ्लोरो कार्बनस, क्लोरोमेट क्रोमेट फ्लोरोकार्बनस। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए ये क्या है, ये करेक्ट आंसर। अक्सर इस पे भी क्वेश्चन आता है, ये मत समझना कि इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए जहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि ऑक्सीजन ओजोन में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन है, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। यानी कि CFCS की फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बनस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच इज द फर्स्ट प्लेस वायर साइंटिस्ट फाउंड द थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर। तो वो कौन सी जगह है, फर्स्ट प्लेस जहाँ पे साइंटिस्ट ने फाउंड किया, यानी कि देखा थिनिंग ऑफ ऑक्सीजन लेयर। एटमॉस्फेयर अबव ऑस्ट्रेलिया, एटमॉस्फेयर अबव एंटार्क्टिका, एटमॉस्फेयर अबव इंडिया, एटमॉस्फेयर अबव फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, एटमॉस्फेयर अबव एंटार्क्टिका। तो एंटार्क्टिका में ही पाया गया था क्या, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी क्या है करेक्ट आंसर। तो कब पाया गया था, 1980s में, अबाउट 1980s में पाया गया था ये, कि जो हमारा ओजोन लेयर है ये थिन हो रहा है कहाँ पे, अबाउट द एटमॉस्फेयर ऑफ एंटार्क्टिका। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, विच ट्रीटी वाज साइंड इन 1987 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, कौन सा है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल, ओजोन समिट या वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट। तो ये कौन सा, ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। किसके अगेंस्ट था, ओजोन लेयर डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, तो कब आया था ये, 1987, और इट केम इनटू फोर्स इन 1989, और 16 सितंबर ये क्या है, हमारा ओजोन डे है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बार बार ताकि आपके ये दिमाग में मतलब सेट हो जाए ये चीज़ें। ठीक है, तो चलिए करते हैं, देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग काज ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो इनमें से कौन क्या करता है, काज करता है ओजोन लेयर डिप्लीशन, ऑक्सीजन, मर्करी, सोडियम सिलिकेट या मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर जो है वो क्या है, वो है मिथाइल क्लोरोफॉर्म। मिथाइल क्लोरोफॉर्म क्यों, क्योंकि इसमें भी प्रेजेंट क्या है, क्लोरीन। ठीक है, और ये कहाँ पे यूज होता है, ये एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। ठीक है, ये एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। तो ये बनाने में ये मतलब क्या है लग जाता है, यानी कि इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स को जो है फॉर्म करने में ये यूज होता है, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स में। कौन, मिथाइल क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो जिसमें भी ये क्लोरीन ब्रोमीन प्रेजेंट होंगे वो क्या है, वो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, विच कंपाउंड यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स कॉज ओजोन लेयर डिप्लीशन। इनमें से कौन सा जो है सब्सटेंस या कंपाउंड एक्सटिंग्विशर्स में यूज होता है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है इसी लेक्चर में, सोडियम एल्यूमिनेटस, फॉस्फेटस, हेलोनस या
सल्फ्यूरस सिलिकेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, वो है हेलोनस। ठीक है, हेलोनस। देखिए अगर हम यहाँ पे हेलोनस की बात करेंगे, हेलोनस होते क्या है, हेलोनस ये क्या होते हैं, ये होते हैं कंपाउंड्स, हेलोनस और द कंपाउंड्स फॉर्मड बाय ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड कार्बन। तो इनके ये बने होते हैं। देखिए इसमें ब्रोमीन भी प्रेजेंट होता है, फ्लोरीन भी और कार्बन भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हेलोनस क्या होते हैं, हेलोनस आर द कंपाउंड्स फॉर्मड बाय ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे जो हेलोनस है इनका जो मेन सोर्स है वो क्या, वो है फायर एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्या है, हु डिस्कवर्ड द ओजोन लेयर। तो किसने डिस्कवर किया यहाँ पे ओजोन लेयर, हेनरी ब्यूसन एंड चार्ल्स फैबरी, कार्ल सैगान एंड चार्ल्स फैबरी, GMB डॉब्सन, कैरल सैगान एंड GMB डॉब्सन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है हेनरी ब्यूसन एंड चार्ल्स फैबरी। तो कब किया था, 1913 में ये इन्होंने डिस्कवर किया था ओजोन। वो तो ओजोन वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी ब्यूसन एंड चार्ल्स फैबरी। ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं। और कब किया था, 1913 में इसको डिस्कवर किया था। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following devices can be used to measure the ozone in the stratosphere from the ground। ठीक है, तो ओजोन जो है ये हम कैसे मेजर करते हैं, किसमें, स्ट्रेटोस्फीयर में, कहाँ से, ग्राउंड से। स्पेक्ट्रोमीटर, फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोओजोनोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए इससे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ओजोन लिखा है तो आप यही देंगे ना। स्पेक्ट्रोओजोनोमीटर ये रॉन्ग ऑप्शन है, फोटोमीटर ये रॉन्ग है, स्पेक्ट्रोमीटर ये भी रॉन्ग है। तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज द करेक्ट आंसर। और इसको डेवलप किसने किया, इट वाज डेवलप्ड बाय डॉब्सन, इट वाज डेवलप्ड बाय डॉब्सन। तभी हम ओजोन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ओजोन इज मेजर्ड इन डॉब्सन यूनिट। तो अक्सर इस पे क्वेश्चन आता है कि जो ओजोन है, ओजोन हम किस में यूनिट में हम मेजर करते हैं, किस में करते हैं, डॉब्सन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अक्सर हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है इस साइंस में। ठीक है, डॉब्सन। तो डॉब्सन इज द यूनिट ऑफ क्या, ओजोन, यानी कि मेजरमेंट ऑफ ओजोन। ठीक है, तो यहाँ पे ये किसने डिस्कवर किया था, डॉब्सन ने ही ये डिस्कवर किया, यानी कि डेवलप किया था। क्या, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने डेवलप किया, ये किया था डॉब्सन ने। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ही है जिससे हम मेजर करते हैं ओजोन, कहाँ पे, जो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। 25 क्वेश्चन हमने इसमें डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेक्चर में हम और 30 क्वेश्चन है अभी आपके इसमें, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। देखिए अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, तो आप प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, और अगर हमारा ये सेशन आपको इंटरेस्टिंग लगा, यानी कि यूजफुल लगा अपने एग्जाम्स के लिए, अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो प्लीज़ इन हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस लेक्चर को आप शेयर करें। ठीक है, तो बाकी लेक्चर्स भी, बाकी टॉपिक्स पे भी तो आप वो भी एक बार देखिए। और अगर इंटरेस्टिंग लगे हमारी ये लेक्चर सीरीज़, तो कमेंट सेक्शन में बता देना और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।